नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। मैं संदीप द्विवेदी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारे गर्म हो गए हैं और चुनावी सुगबुगाहट के चलते हमीरपुर जनपद में एक बार फिर से तमाम तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बहुत सारे लोगों के सवाल भी हैं कि आखिर कौन उम्मीदवार होगा, नए चेहरे रहेंगे, पुराने चेहरे रहेंगे, तमाम ऐसी चीजें हैं। और खास करके सोशल मीडिया में जो समय ट्रेंड चल रहा है, कमेंटबाजी चल रही है, उसको लेकर भी हम आज चर्चा करेंगे। बहुत सारे सवाल रहेंगे हमारे। और मेरे साथ फिलहाल हमीरपुर जनपद की एक शख्सियत मौजूद है जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अंकित पंडित निवादा मेरे साथ मौजूद हैं। आइए सीधे उनके पास ले चलेंगे, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि चुनावी मुद्दे जनता के क्या होने चाहिए और जनता किन बिंदुओं पर अपना अगला प्रत्याशी चुने और कौन संभावित प्रत्याशी रहेंगे। सबसे पहले स्वागत है अंकित पंडित जी आपका। बहुत बहुत नमस्कार। आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पहुंचे। आपने जैसे कहा कि चुनावी मुद्दे क्या होने चाहिए। चुनावी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, और इसकी बातें तो सब लोग बहुत करते हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है और बुंदेलखंड की जनता बेहतर जानती है। अब बात करते हैं हम लोग संभावित प्रत्याशियों की। हमारे इस बुंदेलखंड में 17 सीटें हैं और 17 सीटों में स्थिति यह है कि जैसे आज आपने दतिया का चुनाव देखा, आपने बांकीपुर का चुनाव देखा, जो उपचुनाव हुए, इसमें से साफ नजर आ रहा है कि जनता अब बिल्कुल बदलाव चाहती है। और जिस तरीके के कृत्य भाजपा कर रही है, वो राम मंदिर चोरी का मामला हो, वो नीट पेपर का मामला हो, वो सदर अस्पतालों की स्थिति हो, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थितियां, भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा निकल करके इन 2 सालों के अंदर निकल करके आया है, ये अब किसी से छुपा हुआ नहीं और युवा जाग चुका है और स्थितियां अब भाजपा की अच्छी नहीं। आप डायरेक्ट टारगेट बीजेपी को कर रहे हैं, लेकिन अगर बात विकास कार्यों की जाए, खास करके योगी आदित्यनाथ जी की, जो इस सूबे के मुखिया हैं, काफी ज्यादा लोगों को उन्होंने अट्रैक्ट किया है अपनी ओर, चूंकि कहीं ना कहीं उनकी कार्यशैली से लोग प्रभावित हैं। पर आप सीधे बीजेपी पर अटैक क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए होता क्या है कि योगी जी एक बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हुए और उनकी जो कार्यशैली है, उन्होंने जो इस प्रदेश की जनता को दिया। अब इसमें जैसे प्रमुख बात आ जाती है कि हम लोगों के यहाँ जो कानूनी व्यवस्था है वो बहुत जानदार हुई है। मोदी जी का और योगी जी का इस मामले में तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं उत्तर प्रदेश की पूरी जनता की तरफ से। जो सिटिंग एमएलए है मनीष अनुरागी हैं और सपा कैंडिडेट तमाम नाम सामने आ रहे हैं, तो इस बार सवाल, बहुत बड़ा सवाल क्षेत्र की जनता के लिए रहेगा कि आखिर बीजेपी से किसको टिकट मिल रहा है और सपा में उनके सामने सपा पार्टी किसको मौका दे रही है। गठबंधन अगर हो रहा है तो कौन आएगा, नहीं हो रहा है तो कौन, क्या संभावित, क्या लग रहा है? क्योंकि आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, क्योंकि जनसेवक भी हैं और एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हैं, तो आपसे एक थोड़ा सा जानना चाहूंगा जनता की राय क्या रही, व्यक्तिगत राय को छोड़ते हुए मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जनता की क्या राय है। मैं जो भी आपसे बात करूंगा वो सब सिर्फ जो है जनता की और जनता की ही चर्चा हम करेंगे आपसे। अभी जैसे आपने चर्चा करी कि राड विधानसभा के क्या हालचाल है, तो मैं आपको बता दूं कि मनीषा जी हमारे यहाँ से 2 बार की सिटिंग एमएलए है, बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीती हमेशा और यहाँ की जनताओं ने वाकई बहुत पसंद करती थी। लेकिन पिछले 3 सालों में जो है यहाँ की जनता ने उनको नकारना शुरू कर दिया। और अगर जो है भाजपा मनीषा जी को टिकट देती है तो आप ये मान लीजिए कि बुंदेलखंड में छोटी बात हो जाएगी, पूरे भारत में ये बात हो सकता है आप लोगों को बड़ी लगे, लेकिन पूरे भारत में सबसे तगड़े वोटों से हार होगी मनीषा जी की। रोकना चाहूंगा, क्यों आखिर, क्या ऐसी? सर कोई काम ही नहीं है। आप एक पेड़ माँ के नाम की आप बात करते हैं, आपके सारे जंगल कट गए, आपके देखते देखते सारे जंगल, जलालपुर से लेकर के इस पूरे जनपद का कोई जंगल नहीं बचा जो खड़ा हुआ हो। उनका तो कहना है कि हमने शिकायत करी है। कहां शिकायत की तो कहां की, और अगर शिकायत की तो जनता आपसे संतुष्ट क्यों नहीं है? आपकी जनता जो आपको इतना प्यार और इतना सम्मान देती थी, 1-1 लाख वोटों से आप चुनाव जीती हैं, तो आज आपकी ये स्थिति क्यों? जनता बिल्कुल बदलाव चाहती है। पुष्पेंद्र चंदेल जी का आप याद करिए सर, पुष्पेंद्र भैया के साथ क्या होता है, पुष्पेंद्र भैया 2 बार जो है यहाँ लोकसभा जीतते हैं और 4-4 लाख वोटों से जीतते हैं। तो अब सर होता क्या है कि जब 4.5 लाख वोट पाया हुआ व्यक्ति होता है, उसे लगता है कि सर 1-8 लाख ना भी मिलेगा तो क्या फर्क पड़ना है, मुझे हराने वाला नहीं।
उन्होंने कहा, और उनका जो कहने का लहजा था वो बहुत अलग था कि मैं जितना समय दे रहा हूं उतना ही समय दे पाऊंगा, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता, मेरी उम्र इतनी इतनी हो गई। अरे उम्र हो गई तो साहब घर बैठिए, लेकिन सर अगर आपको काम ही नहीं करना, जनता के टच में नहीं रहना, तो कहानी खत्म होगी ना सर। मनीषा जी तो टच में रही हैं जनता की। देखिए मनीषा जी के बारे में जो है, जहां तक मैं जान पाया हूं, मनीषा जी चूंकि बहुत स्पीड के साथ आई, पहली बार में ही जनता ने 1.5 लाख वोट देने का काम किया, अच्छे मतों से जीती, रिकॉर्ड जीत थी, बुंदेलखंड में रिकॉर्ड जीत थी। तो उनके दिमाग में चीज आई कि सर हम लोग जो है ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, योगी और मोदी जी के दम पे हम लोग चुनाव निकाल सकते हैं। दूसरा चुनाव ने इसी तरीके से निकाला और अब स्थितियां आपके सामने है। अभी भी लोगों का मानना है कि इस तरह से टिकट मिलेगा, प्रजीत देंगे, मंत्री बनाए जाए शायद। भाई साहब मंत्री तो बहुत बड़ी बात हो गई, बम्पर हार। राड विधानसभा में अगर इनको तीसरी बार टिकट मिलता है तो मैं आपको बता दूं, आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा, बम्पर हार। पूरे उत्तर प्रदेश में इनसे बड़ी किसी की हार नहीं होगी सर। कौन रहेगा वो चेहरा हराने वाला? हराने वाला गयादीन अनुरागी, गयादीन अनुरागी, बिल्कुल मान लीजिए आप। क्या कांग्रेस की तरफ से वहां भाई खड़े साहब रहेंगे? अगर गठबंधन में सीटें जाती हैं तो कांग्रेस उनको टिकट दे दे तो गयादीन भाई बनेंगे, और सपा उनको दे दे, अगर गठबंधन नहीं होता है तो जो है ये गयादीन भाई। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि सपा से भी टिकट की पॉसिबिलिटीज है उनकी? बिल्कुल निसंदेह। आज की डेट में जहां तक मैं अखिलेश भैया के अब कार्यकाल को समझा हूं और मैं महसूस किया है कि देखिए अखिलेश भैया को अब 10 साल हो गए हुए सत्ता से। सत्ता वापसी दोस्त हर व्यक्ति करना चाहता है, तो अब वो ये देखेगा, वो कोई भी व्यक्ति हो, कि सीट निकाल कौन पा रहा है। जो सीट निकालेगा उसे टिकट मिलेगा, वो कोई आ जाए। फिर से टोकूंगा आपको। हाँ, राजपूत चंद्रवती वर्मा जी, एक नया चेहरा, एक नया नाम आया था और अच्छी खासी लड़ाई लड़ी थी उन्होंने। देखिए मैंने जो है जमीन में उतर के जो चीज नोटिस की है भैया, मैं चंद्रवती जी का बहुत हृदय से आभार करता हूं कि वो हमेशा जनता की टच में मैंने उनको देखा। लेकिन जब हम लोग कोर कमेटियों को महसूस किए और मुझे लगा, तो मैंने अन्य अन्य जगह मैं लोगों के पास बैठा, चूंकि क्षेत्र में रहते हैं भैया, बराबर रहते हैं हम लोग, 24/7 क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। जब चर्चा हुई तो बड़े लोगों ने वहां बताया कि भैया जो वो टच वुड है उनका कार्यकर्ताओं को लेकर के, वो ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनकी भी कनेक्टिविटी बन नहीं पा रही, जिस तरीके को कनेक्ट करना चाहिए था एक राजनेता को, वो चुनाव जीतना है तो गयादीन अनुरागी इज द बेस्ट ऑप्शन। लोधियों की सीट है वो, हमारे यहाँ के जो गांव पड़ते हैं, पहले भी विधायक रह चुके हैं गयादीन अनुरागी, पहले विधायक रह चुके, इसके पहले वो बीकेडी के अध्यक्ष रहे। और हमारे यहाँ की क्षेत्र की जनता, चूंकि होता क्या है कि राठ जो विधानसभा हो गई सर, वो बड़ी लंबी हो गई, और हमारे जो गांव पड़ते हैं, बीमार है, निवादा है, बानूर, भरखरी, टीहर, करगांव, बोगैचा, इस तरफ टीकापुर, अचपुरा, बाधीना, बजेठा, रूरीपारा, जो ये 22 गांव है सर इस तरफ के आखिरी पट्टी के, उनको वो रिस्पांस नहीं मिल पा रहा मनीषा जी से जिस रिस्पांस की वहां के क्षेत्र के लोगों को जरूरत है। और है क्या कि गयादीन जी के लिए ये चीज प्लस हो जाती है सर कि गयादीन बीमार के ही रहने वाले हैं, और एक बार वो सिटिंग एमएलए रह चुके हैं इसी राड विधानसभा से। उनके पास अनुरागी भी जाएगा, उनके पास सवर्ण भी जाएगा, उनके पास राजपूत समाज भी जाएगा, लेकिन चंद्रवती जी के साथ पूरा राजपूत नहीं जाएगा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी से नाराज हैं और सपा की आप ज्यादा प्रशंसा कर रहे हैं, ऐसा क्या है? नहीं, देखिए बदलाव और बदलाव तो बीजेपी में भी किया जा सकता है। नहीं किया जा सकता ना सर, किसी और पर टिकट अगर लेकिन देखिए अभी जो है आपने देखा कि नितिन नवीन जी ने अभी जब लखनऊ में शो कर रहे थे, रोड शो उनका हो रहा था, हनुमान जी को एक हाथ में गदा और भाजपा का झंडा लेकर के उनको नचा दिया, किसी की भावना या हद नहीं हुई। पप्पू यादव संसद के बाहर बैठ गए साधु वेश में, लोगों की भावनाएं आहत हो गई। नाम नहीं लूंगा, एक बीजेपी नेता ने कहा था वो हनुमान जी नहीं थे, वो अंगद जी थे। भाई साहब वो तो अंगद आप कह रहे हो, शुक्र मनाओ कि उन्हें अंगद कह दिया, उन्हें बाली कहना चाहिए था, उन्हें सुग्रीव कह देना चाहिए था। वो तो वो भालू नहीं बने थे, नहीं जामवंत में कह देते। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है सर। जो आदमी जो है इन्हीं के मुख्यमंत्री कह रहे थे, जो बंगाल में बनाए गए, अतकारी जी, शुभेंदु,
शुभेंदु भाई कह रहे थे कि 13 साल से ऊपर की गाय है तो वो गाय माता नहीं है सर, काट जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बीफ एक्सपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया में अभी नरेंद्र मोदी जी ने जो है बताया कि हम जो है बीफ में नंबर 1 है। आप लोग यार भावनाएं हाथ करने की बात कर रहे हो आप। अभी रिसेंटली दतिया चुनाव की चर्चा कर लेने थोड़ी सी कि वहां बीजेपी के बड़े नेता का टिकट कटा, नए व्यक्ति को टिकट मिला और फाइनली कांग्रेस आज जीती है लगभग 6 साढ़े 4 वोटों से। तो वहां एक तख्ता पलट देखने को मिला है। तो क्या ये चिंगारी यूपी गवर्नमेंट में भी आगे सुलग सकती है क्या? देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे पिताजी ने जीवन भर राजनीति करी जब तक वो स्वस्थ रहे, एक स्वस्थ राजनीति करी, अच्छी राजनीति करी। तो मेरे पिताजी के संबंध नरोत्तम चाचा से बहुत नजदीकी रहे। उनको वहां की प्रदेश की जनता दादा के नाम से जानती, उनको व्यक्तिगत हम नरोत्तम चाचा कहते हैं और बड़े घरेलू संबंध रहे हमारे। आज तक आपने कहीं इस पूरे भारत में नहीं देखा होगा कि किसी व्यक्ति का, एक सिंगल व्यक्ति का टिकट कटता है और वहां की पूरी जिला कार्यकारिणी भंग हो जाती है। कभी आप सैंडी भाई देखे हैं? पूरी जिला कार्यकारिणी भंग हो जाती है। जितने विभाग होते हैं, ब्लॉक प्रमुख अपना इस्तीफा दे देते हैं, जिला पंचायत सदस्य दे देते हैं, अध्यक्ष दे देते हैं, इवन बीडीसी देने लगते हैं। आप समझिए कि एक ऐसे व्यक्ति का टिकट काटना, फिर टिकट तो काट दिया। मोहन यादव जी जो है अभी भरे मंच से बोले थे, पंडित जी पाए लगी है और धड़ाम से, ये किसी से छिपा नहीं है। ये लोग जिस भ्रम में हैं, जनता ने उनका भ्रम निकाल दिया सर। कहीं ना कहीं वहां के लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं उनकी छवि को बचाया, जो कि अगर वो लड़ते तो शायद वो भी हारते। तो सुरक्षित हैं क्या? नहीं, चुनाव जीतना चुनाव हारना एक अलग विषय है। साफ राजनीति नहीं इसे कहा जा सकता। चुनाव जीता जाता है, चुनाव हारा जाता है। और हमारे यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े जो नेता हुए वो चुनाव हारे और जीते। लेकिन सर एक ऐसे व्यक्ति को जो वहां की का मजबूत स्तंभ था, जिसे जो है आगे भविष्य में शिवराज जी के बाद मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा था, एक ऐसे व्यक्ति को दरकिनार आपने कर दिया। लोगों को तकलीफ नहीं होगी? ये वही दादा है कि जिनकी एक आवाज में लोग खड़े होते थे। ये वही दादा है जो दिल्ली में बैठ करके इन लोगों का काम कराने की क्षमता रखते थे। और पूरे प्रदेश ने देखा है उस दतिया की गाड़ियां साहब भोपाल इंदौर में जाती थी तो जो है वहां के ट्रैफिक पुलिस वाले उन गाड़ियों को हाथ नहीं देते थे कि दादा के जिले की गाड़ियां हैं। सर ये सम्मान उस व्यक्ति ने कमाया है और आप ऐसे व्यक्ति को खत्म कर रहे हो। उसकी आपने राजनीतिक हत्या कर दी भाई साहब। उनको तो अब अगर सम्मान बचाना है तो अपने जो भी उनके विधायक हो 10, 12, 15 या 20 लेकर के कांग्रेस ज्वाइन कर ले और कांग्रेस में आवे। कांग्रेस का वहां भविष्य। पंकज जी थोड़ी चर्चा करेंगे चरखारी सीट की भी, चूंकि चरखारी की जो राजनीति है वो राठ क्षेत्र से काफी ज्यादा प्रभावित रहती है। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो राठ क्षेत्र में अच्छी खासे राजनीति करके गए हैं, अब चरखारी में अपनी किस्मत आजमाने पहुंचे हैं। वहां भी अब 2 राजपूत सुनने में आमने सामने हैं और ठीक ठाक उनकी जंग चल रही है, क्योंकि फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया में देखा जाए तो एक दूसरे को काफी कमेंटबाजी चल रही है। उसको लेकर क्या ओपिनियन रहेगा आपका? देखिए मैं तो उस विषय में यही कहना चाहूंगा कि दोनों व्यक्तियों में पर्याप्त बचपना है और दोनों व्यक्ति अपनी उम्र और अपने पद का लिहाज नहीं कर रहे हैं। अपनी पद की गर्मा होती है। इसी जगह गुड्डू भैया को मैं देखता हूं। मैं गुड्डू भैया के बारे में जब नजदीक से जाना, वो व्यक्ति को हो सकता है कि बनी बनाई अपने पिता की प्रतिष्ठा मिली हो, बनी बनाई व्यवस्था मिली हो, एक अलग विषय हो सकता है। गुड्डू भैया यार काम करने वाला व्यक्ति, अपनी ही सरकार के मंत्री को रोका, अपने ही सरकार के मंत्री को रोका। तो क्या और ये कितनी बड़ी बात है कि उस व्यक्ति के साथ 500 गांव के प्रधान मौजूद थे। लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल स्टंट रहा है। पॉलिटिकल स्टैंड? अरे यार सर, जो भी व्यक्ति राजनीति करेगा वो पॉलिटिकल स्टैंड तो होता ही है। मैं आज अगर जो है यहाँ आपके पास बैठा हूं तो ये भी पॉलिटिकल है। जो भी पॉलिटिक्स करेगा वो पॉलिटिक्स की तो क्या आपको नहीं लगता कि इतने बड़े मंत्री हैं, एक वरिष्ठ नेता भी हैं, उनको इस तरह से रोकना पार्टी की छवि को खराब करना था? बिल्कुल नहीं। मंत्री काम नहीं करेगा तो कोई भी विधायक रोकेगा, और वो दानेदार विधायक है, उन्होंने रोका। और हमारे जैसे व्यक्तियों का सीना चौड़ा हुआ कि इस बुंदेलखंड में कोई तो ऐसा विधायक है सर जिसने जो है मंत्री को रोका। क्या आप भी इस बार चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं? क्या स्ट्रेटजी रहेगी आपकी भी? देखिए मैं जो है अभी मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है, तो मैं बिल्कुल खोल करके बोल सकता हूं कि जहां मेरे सारे भाई कहेंगे, मैं जिस दिन भी आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा, मैं जिस दिन भी मेरे भाई जिस भी पार्टी को ज्वाइन करूंगा,
तो आप ये मान लीजिएगा कि मेरे साथ मेरे क्षेत्र की 20,000 जनता प्लस होगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कहीं सपा की तरफ आपका रुझान है? नहीं, मैं अखिलेश जी को हृदय से बहुत मानने लगा हूं निसंदेह। अखिलेश जी का जो अपने कार्यकर्ताओं के प्रति लगाव है, मेरे एक मित्र हैं, उनका वो सपा के कार्यकर्ता भी हैं, उनका पैर टूट जाता है एक्सीडेंट में, उनका एक एक्सीडेंट होता है, पैर टूट जाता है, और मैं अपने एक परिजन को लेकर के गया था पीजीआई में। मैंने देखा था मेरे भाई कि वो अपने एक छोटे से कार्यकर्ता जो उनका उसका लोहिया वाहिनी का उपाध्यक्ष था, उससे मिलने पीजीआई गए थे दोस्त। ये देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार राष्ट्रीय अध्यक्ष चल के आया है अपने कार्यकर्ता के पास। क्या योगी जी की आइडियोलॉजी से आप उसको फॉलो नहीं करते? बिल्कुल, बहुत प्रभावित है, लेकिन भाई साहब हिंदुत्व का ढीढ़ा कब तक पीटा जाएगा और हम कब तक इसको लादे रहेंगे? लोग तो मानते हैं ना कहीं कि जो हिंदुत्व को लेकर माननीय योगी जी की सोच है, जो वो डिसीजन लेते हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव जा रहा है अभी तक की राजनीति में। देखिए, सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये प्रदेश की जनता कह रही है कि योगी जी के साथ भी जो है शिवराज सिंह चौहान जैसा हाल होगा। शिवराज सिंह चौहान जी जैसे जो है उनके नाम पे एमपी में सीट निकलती है, एमपी में सरकार बनती है। इसी तरीके से योगी जी उत्तर प्रदेश में उनके चेहरे पे भी भाजपा चुनाव लड़ेगी और इनको जो है कहीं सेंट्रल। एक चर्चा हो रही थी कि इनको गृह मंत्रालय दिया जा रहा है, तो क्या इनको दरकिनार करने की एक सोची समझी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि योगी जी को भी जो है ये लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा दो गुट में चल रही है। अभी आप अपने जिले से उठा करके देख लीजिए, जिले की बुरी दुर्गत है सर, बुरी दुर्गत। चूंकि जो जनता के रुझान है, हम लोग भी सर्वे करते हैं, तो लोग मोदी से जरूर नाखुश हैं, बट योगी जी से बहुत खुश हैं। अगर योगी जी नहीं रहेंगे प्रदेश की राजनीति में, तो फिर कौन और कैसे सर्वाइव करेगी बीजेपी? अखिलेश यादव इज द बेस्ट ऑप्शन या मायावती जी बेस्ट ऑप्शन? अगर मैं सिर्फ जो है ब्राह्मण होने के नाते बात करूं, तो भाई साहब जितना सम्मान बसपा कार्यकाल में ब्राह्मणों को मिला है, इतना तो मिल ही नहीं सकता। बीएसपी भी कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रही है फिलहाल। अब दिक्कत यही है कि जो चल रहा है वो ये कि भाजपा को, वो बसपा को जो है भाजपा की बी टीम के तरीके लोग देख रहे हैं। तो ये एक मायावती जी का बयान भी आया था उसमें, हाँ कुछ इस तरीके का है, मैंने भी सुना है। तो कभी कभी लगता है कि यार बी टीम के रूप में काम कर रही है, और ऐसा ना हो। बाकी मायावती जी बहुत, मतलब मैं कह नहीं सकता कि मैं उनका कितना सम्मान। एक और चर्चा करेंगे आपसे, सोशल मीडिया में तहलका काट दिया था सीजेपी, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं और जनता क्या किस तरह से सीजेपी को देखती है? सीजेपी सर कुछ नहीं है, जैसे हम और आप लोग जो है भोजन करने के बाद आइसक्रीम वगैरह नहीं खाने जाते, आइसक्रीम खा लिया या कोल्ड ड्रिंक पी ली, खाने का कुछ मीठा हो जाए, इस तरह से कुछ मीठा हो जाए, तो ये एक बदलाव है सोशल मीडिया का। सीजेपी धरातल में कुछ नहीं। कितना बड़ा आंदोलन किया दिल्ली में जनता नहीं, देखिए मैं बिल्कुल साफ कर दूं, ये सीजेपी का आंदोलन नहीं था, ये आप बिल्कुल भ्रम में मर रही है। कहीं ना कहीं लीड तो किया है ना, छात्रों को लेकर मैदान में आए हैं, बातचीत भी बीजेपी के जो प्रभावी नेता हैं तो सीजेपी के ही लोग लड़कों से बात करी है, उसके बाद ही डिसीजन लिए गए हैं। तो इस छात्र तो गया नहीं था, तो 15 दिन सीजेपी के पास ये मामला रहा। 15 दिन, ठीक है, 15 दिन से कम ही कह सकते हो आप। सीजेपी अपना करती रही, सोनम वांगचुक जी का हड़ताल, और दूर दराज से आए हुए सभी छात्र और उनके अभिभावक को की वजह से जो है ये सब आप देख पा रहे हो कि छात्रों की जीत हुई। हमीरपुर की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमीरपुर की जनता से मैं ये कहना चाहूंगा कि सर बदलाव की आवश्यकता है। आप अभी हमारे यहां देख पा रहे हैं कि हमारे यहां आंधी में पुल गिर जाता है मोरा कांदर में, बाढ़ में नहीं सर, आंधी में गिरता है मोरा कांदर का पुल, जिसमें 6 मजदूर खत्म होते हैं, और उसकी अभी तक जांच नहीं हुई सर। अभी कानपुर लखनऊ हाईवे भी गिरा है, दशा है सर, वो तो बराबर हफ्ते में 2 बार उसमें काम चल चुका। 32,000 करोड़ के ऊपर का प्रोजेक्ट है सर, कानपुर बुंदेलखंड, कानपुर और लखनऊ बुंदेलखंड, और आम आदमी तो उसमें चल ही नहीं सकता सर। उसका टोल देखे हो आप, जो टोल की स्थिति है, आम आदमी चल नहीं पाएगा, वो नीचे से ही सफर करके जाएगा। जनता को मिला वाला कुछ नहीं है, झुंझुना है, झुंझुना पकड़े रहिए। हमारे यहां जैसे NH-34 का मामला, आए दिन लोग वहां मरते हैं, लेकिन सरकार से इतना नहीं हो पाया कि 4-4 5-5 फुट भी अगर उसको चौड़ा कर देगी और डिवाइडर बना देगी सर, तो जिंदा रह जाएंगे। ग्रीन फील्ड की बात कर रहे हैं। सोशल मीडिया में एक सरकारी कॉन्ट्रैक्टर का मैंने बयान देखा, और उन्होंने कहा कि जिस हिसाब से अब करप्शन बढ़ा है, जो 40-50%
क्योंकि इनको कमीशन देना पड़ रहा है। अगर कमीशन इतना सारा लगेगा तो वो पुल आकर बनाएंगे कैसे? ये प्राइवेट ठेकेदार हैं। अगर वो कह रहे हैं कि अगर मुझे 10 करोड़ का पुल अगर दिया जाएगा तो 3 करोड़ में कर दूंगा। ये वीडियो आप लोगों ने देखा होगा कि वो कहते हैं कि 10 करोड़ का जो पुल बनने वाला है, जो रोड बनने वाला है, वो मैं 3 करोड़ में बना के दे दूंगा और इससे बेहतर बना के दे दूंगा। भाई साहब, मैं आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहूंगा, सपा का कार्यकाल आप याद करिए, बसपा का कार्यकाल याद करिए। कमीशन सब में लगता था, मानता हूं मैं इस बात को, और लोगों ने दिया है, ईमानदारी से देते रहे जिसने भी ठेकेदारी की होगी। उस समय 10% चलता था, आज से 30 से 40% का कमीशन है। काम कहां से होगा सर? और जितने जो है, अभी आप मोहन यादव जी का देखे हैं, मोहन यादव जी मध्य प्रदेश में इतनी जमीन पेल गए अपने बाल बच्चों के नाम पे, अपने सालों के नाम पे, अपनी पत्नी के नाम पे, कि आने वाली 10-12 पीढ़ियों को दिक्कत नहीं होनी सर। और टोटल हाईवे में जमीन है, 4 लाइन में जमीन है, 6 लाइन में जमीन है। तो भाई साहब, ये सब चल रहा है। ज्यादा दुखी लग रहे हैं बीजेपी से? क्या बात? बहुत ज्यादा दुखी हूं मैं, और मैं भाजपा का कट्टर समर्थक था, आज तक पदाधिकारी था, लेकिन मैं, आप ये समझिए कि गद्दारी होगी अगर अब मैं भाजपा को वोट देता हूं। अपने जमीर के साथ, अपने आने वाली नस्लों के साथ, अपने बच्चों के साथ मैं गलत करने जा रहा हूं अगर मैं भाजपा को वोट देता हूं। जी हाँ, ये थे मेरे साथ अंकित पंडित नेवादा, जिन्होंने तमाम विषय चर्चा करी है। लोकल राजनीति से भी चर्चा हुई है और पड़ोस मध्य प्रदेश की राजनीति का भी कुछ अंश आपको देखने को मिला है। और उन्होंने बताया कि परिवर्तन अब इस बार देखना होगा कि इतना परिवर्तन आता है क्या, पुनः लोग बीजेपी तरफ रुझान करेंगे या इस बार कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। आने वाले समय की गर्त में फिलहाल समाया हुआ है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस में संदीप द्विवेदी, हमीरपुर।